हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट फ्लाइट का। राइट, तो ये चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो है वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है एनी फ्रैंक की। और क्यों फेमस थी ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपनी डायरी लिखी है ना। अपनी डायरी कब लिखी? जब ये अपनी फैमिली के साथ में चिपके रह रही थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, तब इन्होंने डायरी जो है आपकी लिखी थी। चलिए देख लेते हैं। Before you read, Anneliese Marie Anne Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो ये कब की बात है? जब ये नीदरलैंड्स में मतलब नीदरलैंड्स में कुछ प्रॉब्लम रही होगी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, तो तब इन्होंने क्या किया, ये अपनी फैमिली के साथ में छिपके यहाँ पे रह रही थी। तब उन्होंने इस डायरी को लिखा। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप एंड द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इनकी फैमिली जो है वो क्या करती है, जैसे वॉर वगैरह कहीं पे होता है तो लोग शिफ्ट करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इनकी फैमिली ने क्या किया, इनकी फैमिली एम्स्टरडम चली जाती है, नीदरलैंड्स की कैपिटल है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो नाजीज़ थे उनको पावर मिल गई थी यहाँ पे अब, है ना। और उन्होंने अपनी जो भी सारी पावर थी उनको आगे तक बढ़ा लिया था, पूरा एक्सटेंड कर लिया था नीदरलैंड्स में भी। अब क्योंकि वहाँ पे जो ज्यूइश पॉपुलेशन थी उनके अगेंस्ट में शायद नाजीज़ के अलग रूल रहे होंगे वहाँ पे। तो ये जो फैमिली थी क्या करती है, इनको छिपना पड़ गया यहाँ पे। और 1942 की ये बात है। तो ये अपने पापा के जो ऑफिस बिल्डिंग थी, इनके पापा का नाम था ओटो फ्रैंक, वहाँ पर ये छिप जाती हैं अपनी फैमिली के साथ में। 2 साल तक वहाँ पर छिपके रहती हैं। लेकिन फाइनली इस ग्रुप को पकड़ लिया जाता है और फाइनली जहाँ पे बाकी सारे लोगों को रखा जाता होगा वहाँ पे इनको भी रखा गया। वहाँ पे एनी की डेथ हो जाती है टाइफस की वजह से। और उनकी जो सिस्टर हैं मार्गरेट फ्रैंक, उनकी भी हो जाती है ना। और पहले इनकी सिस्टर की हो जाती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे इनके जो पापा होते हैं ऑटो, वो बस उनकी फैमिली में से या पूरे मेंबर जो भी ग्रुप थे वहाँ पे, इनकी फैमिली का जो ग्रुप था उनमें से कौन बचता है? बस इनके पापा ही बचते हैं। ये एम्स्टरडम वापस आते हैं वॉर जब ख़त्म हो जाता है। और क्यों आते हैं? क्योंकि इस डायरी को लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। और फाइनली इस डायरी को बाद में, है ना, बाद में जो है इसको पब्लिश करा दिया जाता है। किसके नाम से? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये डायरी जो थी वो एनी फ्रैंक को उनके 13th बर्थडे पे दी गई थी। और एनी फ्रैंक ने इसमें अपनी पूरी लाइफ की, है ना, जब इन्होंने लिखना शुरू किया ना, तब से लेके इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में जो भी इवेंट्स थे सब इनको क्रोनोलॉजी में पूरा लिखा हुआ था इन्होंने। और इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, आप मान लो कि 12 जून 1942 से इन्होंने लिखना शुरू किया। और फाइनली यहाँ पे जो है आपका, तो इसकी लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 में है। यहाँ पे इसको पहले जिस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था, मतलब डच में लिखा हुआ था, उसके बाद इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपकी बुक जो है वो हो जाती है ना। उसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स हैं, टेलीविज़न, इसमें सीरियल्स वगैरह हो गए, आपके शोज़ वगैरह हो गए हैं, प्लेस वगैरह हो गए हैं जो इसके ऊपर बने हैं और इस डायरी के ऊपर बने हैं मतलब। और इसमें यहाँ पे ये बताया उस बच्ची के माइंड के बारे में, क्योंकि वो जब छोटी थी उन्होंने लिखना शुरू किया तो शी वॉज ओनली 13। तो उनके माइंड के बारे में, है ना, क्योंकि वो कितना अच्छे से सोच पाती थी। और इस डायरी में उन्होंने ये भी बताया कि नाजीज़ के टाइम पे वहाँ पे जब उनका रूल चल रहा था तो उन्होंने कैसे लोगों के साथ में बिहेवियर किया होगा, कैसे लोगों के साथ क्रूअल एक्ट्स जो थे वो हुए थे। यहाँ पे एनी फ्रैंक जो है वो बहुत फेमस हुई उस टाइम पे, है ना। और उन विक्टिम्स में से जिनको उन्होंने पकड़ लिया था नाजी ने, उनमें से एक ही थी ये भी। इनकी फैमिली भी पकड़ी गई थी बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि डू यू कीप अ डायरी, कि आप डायरी रखते हैं नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं डायरी में, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें करी हैं वो उसमें मेंशन कर देते हैं सारी चीज़ें, है ना। कुछ लोगों को लिखने का होता है शौक डायरी। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जर्नल किसको कहते हैं, डायरी किसको कहते हैं, लॉग किसको कहते हैं, मेमोयर किसको कहते हैं। तो एक बार आप देख लेना। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये रहा। राइटिंग in a diary is really a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl, right? School girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things
ऑफ माई चेस्ट। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, ये जो ऑथर है यानी कि कौन है, एनी फ्रैंक है, ये बहुत अलग सा फील करती हैं, है ना, क्योंकि इनको राइटिंग मतलब ये जब अपनी डायरी को लिखती हैं ना, तो ये सोचते हैं कि मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस, ये बताती हैं यहाँ पे। क्यों बताती हैं, वो कहती हैं कि मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है। इसका रीज़न क्या बताया, पहला रीज़न तो वो ये देते हैं कि उन्होंने कभी डायरी लिखी नहीं थी, है ना, और वो पहली बार जो है डायरी को लिख रही थी। उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेगा कि मतलब एक यंग स्कूल की बच्ची ने जो है ये डायरी को लिखा है तो इसमें क्या ही उसने लिखा होगा। फिर वो सोचती है कि कोई इसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना। लेकिन फाइनली वो क्या डिसाइड करती है, वो अपने सारे थॉट्स जो भी अपने माइंड में उनके सारे थॉट्स चलते हैं, वो डिसाइड करती है कि मैं इनको लिखूंगी क्योंकि इनको अच्छा लगता था, है ना। तो वो सोचती है कि मुझे लिखने की ज़रूरत है क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, तो वो किसी से कह तो पाती नहीं थी। तो इसीलिए वो सोचती हैं कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं डायरी में की फॉर्म में ही अपनी जो मेरे मन की जो भी बातें हैं ना, वो सारी मैं इस डायरी में यहाँ पे लिख दूँगी, राइट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably wouldn't make a bit of difference. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a फ्रेंड। लिस्टलेस मतलब बिना एनर्जी के, है ना। ब्रूडिंग मतलब क्या होता है, गहरी सोच में बैठ जाना, बहुत सैड होके इस तरह से। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। अब ऑथर को क्या बताती हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ आपको, पेशेंस है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। तो ऑथर को यहाँ पे ऐसा लगता है, मतलब नैरेटर को या फिर आप एनी फ्रैंक को बोल सकते हैं, ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है कि पेपर के पास ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों से ज़्यादा, किस चीज़ को, थॉट्स को एब्जॉर्ब करने की, मतलब अपने अंदर ही रखना, किसी के सामने शेयर नहीं करना। मोस्टली क्या होता है कि हमने अपनी बात किसी को बताई, अपने सीक्रेट्स किसी को बताए, तो क्या होगा, जब भी कोई ऐसी बात बिगड़ जाती है, हमारा नहीं बनती है किसी से, तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन हमारे थॉट्स को सारे में शेयर कर देगा, बिल्कुल कर सकता है ना। तो हमारे सीक्रेट क्या चले गए, हमारे सीक्रेट सारे में चले जाएंगे। बट अगर हमने पेपर पे लिखा है तो वो थॉट्स हमारे कहाँ रह गए हैं, वो पेपर पे ही रह गए हैं। तो वो बताती हैं कि जो लोग होते हैं उनमें कम पेशेंस होता है ना, उनकी जो धैर्य वाली जो पावर होती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर उन्होंने सारी चीज़ें पेपर पे लिख दी हैं तो कोई भी उनकी बात को किसी को बता नहीं पाएगा, है ना। अब क्योंकि वो नॉन लिविंग है, पेपर तो नॉन लिविंग है ना, तो वो मना नहीं करेगा, हमने जो भी उस पर लिख दिया वो वहीं का वहीं रह जाएगा उसमें। ये रियलाइजेशन उनको हुआ इस चीज़ के बारे में, है ना। कब हुआ, जब वो एक बार ऐसी बैठी थी, बहुत सैड थी, कंफ्यूज्ड थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि घर में रुकूं या बाहर जाऊं। उस टाइम पे फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं घर में रहती हूँ क्योंकि बहुत सैड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, सोच में पड़ जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि मैं पेपर पे लिखती हूँ, क्योंकि वो दोबारा से बोलते हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। डिसाइड करते हैं कि मैं सारी चीज़ें पेपर पर लिखूँगी, जो भी माइंड में आएगा वो सब मैं अपने पेपर पर लिख दूँगी, है ना। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बात को ऐसे पढ़े यहाँ पे। तो वो रियल फ्रेंड किसको बोल रही हैं, वो रियल फ्रेंड उनको बोलती हैं जिनके साथ में हम अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं। तो उनके पास तो कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उनका रियल फ्रेंड था, तो उन्होंने क्या किया, पेपर को ही अपना फ्रेंड बना लिया, है ना। और फाइनली वो क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को लिखना, अपनी बातों को लिखना यहाँ पे शुरू करती हैं, क्योंकि वो अकेला फील करती हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं होता जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकती हैं, राइट। आगे देखते हैं। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. That was the problem. Maybe it was my fault that we don't confide. Sorry, maybe it's and that is, है ना, we don't confide in each other in case that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. That is why I have started the डायरी। कन्फाइड मतलब होता है अपनी बातों को छिपाना, ऐसे किसी से नहीं शेयर करना। लाइबल मतलब लाइकली से यहाँ पे है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जब अपनी डायरी लिखना शुरू करा तो अपनी बातों को वो लिखती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत है ना। और उनको ये भी ऐसा भी लगा, उनको एनी फ्रैंक को, कि कोई भी उनकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, कि अगर वो किसी को ये बोलेंगी या किसी को ये कहेंगी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अलोन हूँ, तो कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास फैमिली थी अच्छी,
उनके आसपास लोग जो थे जिनको वो फ्रेंड्स बोलती थी, 30 फ्रेंड्स बोला गया है यहाँ पे, फ्रेंड्स थे उनके पास, लविंग आंट्स थी उनकी, एक अच्छी जगह थी रहने के लिए। तो ये बिल्कुल जो सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं ना, इनसे क्या पता लगता है कि उनकी फैमिली बहुत हैप्पी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी, और वो कमी क्या थी? प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। कि किसकी लाइफ में? एनी फ्रैंक की लाइफ में, जिनसे वो अपनी सारी बातें बता सकती थी, अच्छा टाइम स्पेंड करती थी वो अपने दोस्तों के साथ में, बातें करती थी, सारी चीज़ें करती थी, है ना। लेकिन जिस फ्रेंड की उनको नीड थी, ऐसा कोई फ्रेंड उनके पास नहीं था। अब यहाँ पे वो ये भी कहती हैं कि शायद ये एनी का भी फॉल्ट हो सकता है कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाई कभी भी, और अपनी जो प्राइवेट या सीक्रेट्स जो भी बातें थी वो किसी को बोल ही नहीं पाई हैं, किसी से वो इतना क्लोज हो ही नहीं पाई हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती हैं अब, क्योंकि जैसी नेचर बन जाती है वैसी चली जाती रहती है फिर, है ना। उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक काम करती हूँ, मैं डायरी में ही सारी चीज़ों को अपना लिखना शुरू करती हूँ। इसीलिए वो डायरी लिखना जो है आपका शुरू करती हैं। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Enhance मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, प्लंज मतलब जंप करना। आपने फर्स्ट फ्लाइट में भी देखा होगा प्लंज शब्द जो है आपका। ये यूजुअली क्या होता है कि जब कोई डायरी लिखता है तो वो क्या करता है, जो भी सारे फैक्ट्स उनको एक फॉर्मल तरीके से लिखना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो एनी फ्रैंक होती हैं वो कहती हैं कि मैं ऐसे डायरी बिल्कुल नहीं लिखना चाहती थी। ऐसा क्यों हुआ कि वो अपने फ्रेंड को बहुत, मतलब डायरी को बहुत अच्छे से लिखना चाहती थी। तो वो सबसे पहले क्या डिसाइड करती हैं, अपनी डायरी को जो है उसको एक नाम देती हैं किटी। उनको लगता है कि कोई ना कोई इनकी डायरी को कभी तो पढ़ेगा ना, और अगर वो डायरेक्टली ऐसे अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कुछ भी आइडिया नहीं होगा। तो सबसे पहले वो क्या डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी डिटेल्स इसमें लिखती हूँ, सारी बैकग्राउंड स्टोरी लिखती हूँ, है ना। और यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया, अपनी जो लाइफ है मतलब उसमें जो बेसिक डिटेल्स थी वो यहाँ पर बताती हैं। आगे क्या बताती हैं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, है ना। वॉट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक के लिए क्या स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, तो वो ये था कि पहले तो एनी जो थी उन्होंने कभी डायरी लिखी नहीं थी, पहला तो रीज़न ये था, है ना। दूसरा क्या था, उनको ऐसा लगता था कि कोई भी अगर उनकी डायरी को पढ़ेगा तो क्या इंटरेस्ट लेगा इतनी छोटी बच्ची की, इतनी यंग गर्ल की डायरी को पढ़ने में। दूसरा, एनी ने डायरी क्यों रखा, तो इसका रीज़न ये था कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि मैं डायरी लिखना चाहती हूँ और उसी में अपनी सारी बातों को लिखूँगी। एनी जो है उनको ऐसा क्यों लगता था, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल। तो उनको ऐसा लगता था कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, तो मैं पेपर से ज़्यादा बात शेयर कर सकती हूँ अपनी, कोई लिखूँगी तो मेरे सीक्रेट्स कहीं पे नहीं जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि पेपर पे अगर मैं चीज़ों को लिखूँगी, है ना, तो ज़्यादा मेरी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर रहेंगी आपकी, राइट। आगे देखते हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर I have ever seen didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Adorable मतलब lovable, emigrated मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाना, सेटल होना किसी भी रीज़न से, जॉब की सर्च में, किसी भी चीज़ में। प्लंक मतलब नीचे रखना, ऐसे टेबल पे या किसी चीज़ को ऐसे रख देना। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, वो अपने पापा को कहती हैं कि मेरे पापा बहुत ही लवेबल फादर है। अपने पापा को ऐसा बताती हैं कि जैसे सबको लगता है कि उनके फादर बेस्ट हैं, तो ऐसे इनको लगता है आने को। उनकी फादर की जो शादी है वो उनकी मम्मी से तब होती है जब उनके पापा की एज 36 होती है और मम्मी की एज 25 होती है। वो और उनकी सिस्टर मार्गॉट जो है उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ, फ्रैंकफर्ट में हुआ। जब एनी 4 साल की हो जाती हैं तो उनके जो पापा होते हैं उनको हॉलैंड जाना पड़ा, और उसके बाद उनकी मदर जाती हैं सितंबर में। दोनों सिस्टर्स को तब तक कहाँ पे रहना पड़ता है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहना पड़ता है, आशेन में। मार्गॉट जो है वो हॉलैंड जाती हैं दिसंबर में, और उसके बाद एनी भी वहाँ चली जाती हैं फरवरी में, जिनको एज ए बर्थडे प्रेजेंट जो है मार्गॉट को दे दिया जाता है वहाँ पर, राइट। आगे देखें, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Kiporus, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, grandma fell ill and I had to have an operation, so my birthday passed with little celebration, right.
अब हॉलैंड में क्या हुआ कि एनी को स्कूल भेजा गया है ना, नर्सरी स्कूल में वो जाती हैं, इनका पहला स्कूल था। उन्होंने अपनी क्लास स्टार्ट करी वहाँ पे उनकी हेड मिस्ट्रेस होती हैं मिसेस क्यूपरस, और वो उनकी जो टीचर हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो जब वो एनी स्कूल छोड़ती हैं तो वो बहुत रोती हैं, है ना, दोनों रोते हैं क्योंकि फेयरवेल पे दोनों बहुत रोते हैं, उनको बुरा लगता है स्कूल छोड़ना। 1941 में ऑथर का बर्थडे आता है ना, तो वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो बहुत बीमार हो जाती हैं और उनका ऑपरेशन जो है वो होना होता है उस टाइम पे। आगे देखिए, Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ग्रैंड मदर जो है वो उनको छोड़ के चली जाती है, उनकी डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में। एनी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करते हैं क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करती थी। इस साल जब उनका बर्थडे आया उनकी डेथ के बाद में, तो ये बर्थडे उन्होंने बहुत अच्छे से मनाया, बिल्कुल बहुत अच्छे से पूरे जोश के साथ में मनाया, क्योंकि वो लास्ट ईयर में जो भी चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी उसके लिए कंपनसेट करना चाहती थी। अपनी फैमिली के बारे में मेंशन करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, है ना, और इतना टाइम उनको हो गया करते करते, और अब जो है वो आज की डेट में, मतलब किस दिन की बात हो रही है, ये 20 जून 1942 की ये बात हो रही है जब वो अपनी डायरी को यहाँ पे लिख रही हैं। आगे देखिए, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? तो अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि डायरी में अगर वो डायरेक्टली ऐसी चीज़ें लिखेंगी तो लोगों को समझ में ना आए शायद, है ना, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा डिटेल जो है वो इसमें बता देती हूँ। सेकेंड है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? आपको कैसे पता लगता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती है? तो जब उसका नेक्स्ट बर्थडे आता है डेथ के बाद में, तो वो क्या करती है, अपने एक कैंडल जो है वो एक्स्ट्रा लगाती है अपने ग्रैंड माँ के नाम की अपने बर्थडे में, है ना, तो इससे हमें पता लगता है कि वो अपनी ग्रैंड माँ को कितना प्यार करती है। आगे देखिए, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपनी डायरी को लिखना शुरू किया। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, अब अपनी डायरी में क्या लिखती हैं, देखिए, डियरेस्ट किटी अपनी डायरी में लिख रही है, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट, द रीजन ऑफ कॉज इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth, right? यहाँ पे क्या कह रही हैं वो, एनी डायरी में जब लिखती हैं 20 जून 1942 में, तो एनी ने अपनी डायरी लिखी और इसमें वो अपनी डियरेस्ट फ्रेंड को, जो किटी है मतलब, उसको एड्रेस कर रही हैं। कहती हैं कि हमारी जो पूरी क्लास है बहुत नर्वस है। क्विकिंग इट्स बूट्स का मतलब होता है कि नर्वस होना बहुत ज़्यादा। अब किस चीज़ के बारे में नर्वस है? रिजल्ट्स के बारे में नर्वस है। और ये क्योंकि वो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे, मतलब क्यों लोग नर्वस हैं, तो रिजल्ट आने वाला होता है तो सभी लोग नर्वस होते हैं ना। वो कहते हैं कि बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल होता है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं या हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है। किसको पता होता है? बस टीचर्स को पता होता है ना, उनको ही पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा, कौन सा बच्चा उसी क्लास में रह जाएगा। तो क्लास के जो बच्चे होते हैं सारे आपस में शर्त लगाते रहते हैं, इवन अपने मतलब बेट्स लगाते हैं और अपनी जो सेविंग्स वगैरह करके रखते हैं वो सब लगा देते हैं। और यहीं पे एनी जो है और उनकी जो फ्रेंड होती है जी, वो भी मजाक बनाती हैं, जो बच्चे बहुत नर्वस हैं उनका मजाक बनाती हैं और आपस में कहते रहते हैं कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ या मैं पास नहीं होने वाली हूँ, तुम पास हो जाओगे, ऐसे करके वो आपस में बातें करते रहते हैं। और जब वो कहते हैं कि कोई बच्चा कहता है कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ, तो दूसरे बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं तुम पास हो जाओगे। जी जो है वो बहुत पोलाइट होती है ना, बहुत पोलाइट होकर बात करती है, क्योंकि वो जो है मतलब इसलिए चाहती थी कि कोई शोर वगैरह ना करे, क्योंकि एनी जो है वो उनको एनी डांट देती है जबकि उनको और कुछ भी काम नहीं करता है, ना तो उसकी पोलाइटनेस काम आती है जी की और ना ही एनी का गुस्सा काम आता है। अब एनी कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू एनी, है ना, कि क्वार्टर ऑफ क्लास में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्वार्टर तो आप समझते ही होंगे ना, तो वो कहते हैं क्वार्टर ऑफ क्लास जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा पास होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई तो करते नहीं है कुछ भी, है ना, और किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनको कहते हैं, यहाँ पे इनको डमीज़ के नाम से बोला गया है। डमीज़ क्या होता है? जो बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठा है या कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है, तो डमी बोलती है उन सारे बच्चों को। और ये वो कहती है कि ऐसा कोई भी हम नहीं बता सकते हैं कि कौन पास होने वाला है कौन फेल होने वाला है, क्योंकि कौन डिसाइड करते हैं? टीचर्स डिसाइड करते हैं। और टीचर्स दुनिया में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल क्रिएटर्स जो है वो यहाँ पे कहा गया उनको। आगे देखिए, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट
अब ऑथर जो है, नरेटर जो है यानी कि एनी फ्रैंक, वो कहते हैं कि उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो और उनके जो दोस्त हैं वो तो पास होने वाले हैं, लेकिन उनको एक सब्जेक्ट में डाउट था। वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? बिल्कुल ख़तरनाक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, है ना। तो उनको लगता है कि मैथ्स में पास नहीं होंगे बिल्कुल भी, और वो कहते हैं कि बहुत टफ टाइम होगा मेरे लिए सब्जेक्ट के साथ में। मैंने मतलब बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम दिया होगा जैसे भी है, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब्जेक्ट। लेकिन सब लोग क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय किसके? वेट करने के, है ना। लेकिन वो आपस में ये भी सब सोच के रखते हैं कि हमें मतलब ऐसे निराश नहीं होना बिल्कुल भी, जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fose who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked too so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject a chatterbox. A chatterbox. What can you write about that? I had worried about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. अब ओल्ड फोर्स मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, तो वो कहती हैं कि उनका जो है सब टीचर्स के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन था, है ना। लेकिन उनके जो मैथ्स के टीचर थे ना, उनके साथ में उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी। लगातार वो बिल्कुल मतलब इरिटेट होते रहते थे एनी से। क्यों क्या रीज़न था? क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बात करती थी। शी वॉज वेरी 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 टॉकेटिव। सारी वार्निंग्स के बाद में एनी जो है वो बात करना बंद नहीं करती थी क्लास में, जिसकी वजह से एनी को पनिशमेंट मिलता था। और पनिशमेंट में क्या मिलता था? एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था। अब यहाँ पे पहले उनको क्या मिला कि पहले उनको ऐसे दे दिया चैटर बॉक्स में। चैटर बॉक्स का मतलब होता है ऐसे कुछ कोई भी लोग जो बहुत बात करते हैं, चुप नहीं होते ना, उनको चैटर बॉक्स बोला गया है यहाँ पे। तो वो कहती हैं कि पहले तो वो सोचने लगती हैं यानी कि मैं क्या लिखूँ इस टॉपिक पे, क्या लिखूँ, इतना वियर्ड सा टॉपिक है बिल्कुल, राइट। बट फिर भी उनको लिखना तो था ही, है ना। क्या लिख सकती थी? अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा होगा। फॉर द मोमेंट, फॉर द ओके, यहाँ पे एक मिस हो गया लाइन। दैट इवनिंग, तो उन्होंने जो है वो मतलब डिसाइड किया कि मैं अब इसमें लिखूंगी। दैट इवनिंग आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. द नोट अबाउट essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave vacant spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there was not much you can do about inherited traits. तो अब देखिए इसमें आगे क्या हुआ। तो उन्होंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया, है ना। शाम में अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया उन्होंने, तभी उनको याद आया क्या कि मुझे तो काम मिला था। तो अपना बाकी का होमवर्क कंप्लीट करती हैं, टॉपिक के बारे में सोचती हैं, फाउंटेन जो पेन होता है उसे मुंह में डाल के रखती हैं। और जैसे कभी हमें कुछ याद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पेन मुंह में डाल लिया तो हमें लगता है कि हाँ हम कितना सोच रहे हैं ना, डीप थिंकिंग में, हाँ बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्योंकि वियर्ड सा टॉपिक था बहुत ज़्यादा, तो वो सोचते हैं कि मैं क्या लिखूँ इसमें, लेकिन वो सोचते हैं कैसे भी करके पेज भरने हैं बस, है ना। लेकिन वो कोई भी नॉर्मल ऐसे अपना होमवर्क पूरा कर सकता था, कुछ भी लिख सकता था, बट वो सोचती हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देना चाहती हूँ किस चीज़ के बारे में, टॉकिंग के बारे में, कि बात करना कितना ज़रूरी है। तो वो मेंशन करती हैं कि वो अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन टॉकिंग जो है वो उनके साथ में ऐसा केस है कि वो उसे रोक नहीं सकती हैं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकती हैं। अब रीज़न क्या देती हैं? वो रीज़न देती हैं कि ये तो मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है, मतलब मुझे मेरी मदर से मिला है, ये बिल्कुल विरासत में है ना, और मैं इसलिए बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। और इस तरह से वो 3 पेजेस में जो है अपना टॉपिक पूरा ख़त्म कर देती हैं, अपनी बात को यहाँ पे जस्टिफाई कर देती हैं। आगे क्या हुआ? मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड माई सेकेंड essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in the class, wrote an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब देखो फिर उन्हें दोबारा पनिशमेंट मिला। अब एनी जो होती हैं वो उन्होंने अपना ऐसे लिख दिया, लेकिन वो मानती नहीं थी बात किए बिना, है ना, बिल्कुल। शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन द नेक्स्ट लेसन। जब भी अगला लेक्चर हुआ तो अभी भी बात करना बंद नहीं किया। उनको दूसरा असाइनमेंट मिला पनिशमेंट के तौर पे। टॉपिक क्या दे दिया? पहले दिया चैटर बॉक्स, अब टॉपिक दे दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इनकॉरिजिबल का मतलब हो गया कि बैड हैबिट है कोई भी, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक उनको मिला, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं। किन से? एनी से, क्योंकि वो लगातार बातें करती रहती हैं, अनस्टॉपेबल बिल्कुल रहती हैं वो क्लासरूम में, उनके लेसन्स में। जब ये उनको असाइनमेंट मिला तो टीचर ने कुछ भी नहीं कहा वैसे तो, है ना।
लेकिन जब उनका पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो उसको एक और असाइनमेंट दे देते हैं फिर दोबारा से, और उस असाइनमेंट का नाम क्या रख दिया उन्होंने अब, क्वैक 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 क्वैक, वैसे तो डक का साउंड है क्वैक क्वैक, है ना। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, उनको अगला जो है असाइनमेंट मिल जाता है। 3 असाइनमेंट मिल गए उनको यहाँ पे। ये इनके जो टीचर हैं मिस्टर कीजिंग, और ये यानी को डांट रहे हैं यहाँ पे। द क्लास रोड, I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who was good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had to make sure the joke was on him. अब क्या हुआ, जब टीचर ने उनको डांट दिया, 3rd टाइम पनिशमेंट मिला उनको, तो पूरी क्लास हंसने लगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि शी हैड टू प्रिटेंड टू बी अम्यूज्ड टू, उनको ऐसा मतलब झूठ-मूठ का नाटक करना पड़ा कि जैसे उन पे कोई असर ही नहीं पड़ा है। जब उन्होंने दूसरा ऐसे लिखा वहाँ पे, सेम टॉपिक था, तो क्या ही ऐसे लिखेंगे वो, तो उनके दिमाग में जो भी थॉट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं, अब क्या लिखेंगे उस पर। तो उनकी जो फ्रेंड होती हैं सेन, पोइट्री में बहुत अच्छी होती हैं, तो वो उसको हेल्प करती हैं ये लिखने में, और एक राइमिंग स्कीम फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो, है ना। पूरा असाइनमेंट जो है वो लिखा गया एनी को बहुत ज़्यादा मतलब अशेम फील कराने के लिए, लेकिन वो सोचती है कि मैं बिल्कुल ऐसे लिखूंगी कि मतलब बिल्कुल इफेक्टिव रिप्लाई दूंगी मैं अपने टीचर को, राइट। आइए देखो, आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. Read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always making joke these days. अब देखो क्या हुआ, फाइनली अपना 3rd असाइनमेंट लिखती हैं एक पोएम की फॉर्म में, और जो उनके मतलब बहुत अच्छी साबित होती है। लिखा उन्होंने सटैरिकली उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि फादर स्वान होता है, उसके 3 बेबी डकलिंग होते हैं, उनको चोंच मार के वो मार देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते होंगे। अब प्रोफेसर जो था उन्होंने इसको ज़्यादा डीपली ऐसे नहीं लिया, बहुत लाइटली लिया। प्रोफेसर ने इस पोएम को रिसाइट किया पूरी क्लास के सामने, है ना, और अपने जो कमेंट्स थे वो भी उस पर दिए। ऑथर जो है मतलब जो आपकी एनी फ्रैंक है, बहुत फॉर्चुनेट निकली, क्योंकि उनको ऐसा फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिला आगे, है ना। मिस्टर कीजिंग का जो नेचर था बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे, अब वो बदल गया था, और उनके जो प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो भी बीच बीच में अब क्या करते थे, मतलब क्लास में जब पढ़ाते थे तो इतना स्ट्रिक्टनेस के साथ में नहीं रहते थे, और एनी को जो है पनिशमेंट भी उन्होंने देना यहाँ पे बंद कर दिया था। इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है ना। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके एक बार क्वेश्चंस में बता देती हूँ आपको। क्वेश्चंस देखिए एक बार, मिस्टर कीजिंग क्यों अनॉर्ड जाते हैं एनी से, तो क्योंकि बहुत टॉकेटिव होती हैं। क्या कहते हैं वो करने के लिए, उनको ऐसे लिखने के लिए देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं एज ए पनिशमेंट। एनी कैसे जस्टिफाई करती है चैटर बॉक्स के बारे में, तो वो क्या कहती हैं कि ये ट्रीट मुझे मेरी मदर से मिला है, तो मैं बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकती हूँ। थर्ड है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, हम कह सकते हैं वो स्ट्रिक्ट टीचर थे, क्योंकि वो आने को बार बार पनिशमेंट देते थे क्लास में बात करने के लिए, है ना। लेकिन बाद में जब वो पोएम लिखती है 3rd असाइनमेंट में, तो जो उनके टीचर है उनका मूड बदल जाता है ना, और वो अब स्ट्रिक्ट भी नहीं रहते और एनी को कभी पनिशमेंट भी नहीं देता है। व्हाट मेड कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। 3rd असाइनमेंट के बाद एनी को परमिशन मिलती है क्लास में बात करने के लिए, जब वो अपनी पोएम को बहुत अच्छे से लिखती हैं, वो बेबी डकलिंग वाली जो 3rd स्टोरी मैंने आपको बताई थी, तब वो उनको अलाउ करते हैं कि वो जो है क्लास में बात कर सकती है। इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।